शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? तो आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो कॉस्मेटिक के बारे में करेंगे। कि पहले तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कॉस्मेटिक होता क्या है, व्हाई वी रिक्वायर कॉस्मेटिक, क्यों हम कॉस्मेटिक बनाना चाहते हैं, क्यों हम कॉस्मेटिक के बारे में जानना चाहते हैं, और एग्जैक्टली कॉस्मेटिक है क्या। तो कॉस्मेटिक का अगर हम बात करें तो कॉस्मेटिक अगर आप पुराने अगर आयुर्वेद से भी देखते हैं तो आयुर्वेद में भी वर्ण गण की गणना की गई है, या वर्ण महाकषाय के बारे में बताया गया है। इट मीन्स कि एंशियंट टाइम से ही लोग कॉस्मेटिक के बारे में जानते थे, या अपने आप को सजाना संवारना जानना चाहते थे, अपने आप को सजाना चाहते थे, अपनी स्किन का टेक्सचर को इम्प्रूव करना चाहते थे, अपनी जो हमारी एजिंग है उसको हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉप कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट करना चाहते थे, अपने आप को सुंदर दिखना चाहते थे। तो पहले से भी कॉस्मेटिक के बारे में लोग जानते थे और कॉस्मेटिक को यूज करते थे। बट वो कॉस्मेटिक किस तरीके से पहले यूज किया जाता था और किस तरीके से अब हम उसे यूज करते हैं, वो इंटायरली डिफरेंट है। तो अगर हम कॉस्मेटिक का बाइफिकेशन करते हैं और कॉस्मेटिक देखते हैं कि कॉस्मेटिक एग्जैक्टली क्या है, तो कॉस्मेटिक में सबसे पहले जो हम किसी से बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि कॉस्मेटिक में लिपस्टिक्स होती हैं, आई शेडो है, फाउंडेशन है, नेल पेंट है। इसको हम मेकअप की कैटेगरी में लेते हैं कि ये मेकअप की कैटेगरी में आता है। फिर हम बात करते हैं स्किन केयर की। तो स्किन केयर में अगर हम इनिशियली देखें तो सबसे पहले हम क्लीन करते हैं अपनी स्किन को, जिसमें हम फेस वॉश यूज करते हैं, हम क्रीम बेस्ड क्लिंजर यूज करते हैं, उसके बाद हम फेस पे टोनर लगाते हैं, फिर हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, फिर हम क्रीम लगाते हैं, फिर अगर हमें और अच्छे से क्लीन करना होता है तो कई बार हम क्लिंजर के बाद स्क्रबिंग भी करते हैं अपनी डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। फिर उसके बाद हम वॉश करके मॉइस्चराइजर लगाते हैं, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हम अपने फेस पे सनस्क्रीन लगाते हैं, फिर हम सिरम लगाते हैं, देन वी गो फॉर आउट। और अगर हमको मेकअप करना होता है तो हम उसके बाद मेकअप लगाते हैं। नेक्स्ट है हेयर केयर। हेयर केयर में भी हम पहले हेयर में ऑयलिंग करते हैं, उसके बाद हम हेयर्स में शैम्पू करते हैं, शैम्पू करके हम कंडीशनर लगाते हैं, कंडीशनर लगा के हम हेयर सीरम यूज करते हैं, हेयर सीरम यूज करने के बाद हम स्टाइलिंग के लिए जेल लगाते हैं। फिर हम जब निकलने लगते हैं तो फ्रेग्रेंस लगाते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं, बॉडी स्प्रेज यूज करते हैं। अगर हम इसको आयुर्वेद से भी रिलेट करें तो दिनचर्या में कहा भी गया है कि आपको जब घर से निकलना है तो अपने बालों को संवारना है, अपने फेस को ठीक रखना है, और आपको इत्र लगाना है। तो इस सब का वर्णन आपको आयुर्वेद में भी मिलता है। अब अगर हमें कोई भी कॉस्मेटिक बनाना है, कुछ भी बात करनी है, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए कॉस्मेटिक बनाने से पहले। कॉस्मेटिक बनाने से पहले हमें उसकी स्किन टाइप का आइडिया होना चाहिए। स्किन टाइप की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद के हिसाब से भी, अगर हम प्रकृति के हिसाब से बात करते हैं कि वातज पित्तज कफज के हिसाब से भी प्रकृति होती है, इसी तरीके से स्किन टाइप होती है कि किसकी किस तरीके की स्किन टाइप है और हमें किस तरीके का कॉस्मेटिक प्रिपेयर करना है। और आपने कई बार देखा भी होगा कि जब हम कोई कॉस्मेटिक खरीदते हैं तो उसके ऊपर स्किन टाइप लिखा होता है कि फॉर नॉर्मल स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, फॉर सेंसिटिव स्किन। और कई बार कॉस्मेटिक के ऊपर पैच टेस्ट करने की बात भी की होती है कि आप पैच टेस्ट करें। वो पैच टेस्ट क्या होता है? वो पैच टेस्ट वही है कि जिन लोगों की स्किन थोड़ी सी भी सेंसिटिव है वो लोग पैच टेस्ट करें और उसके बाद उस प्रोडक्ट को यूज करें। फिर आ जाता है स्किन कंसर्न। स्किन कंसर्न से कि अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक ले रहे हैं और अगर एक तो आपने नॉर्मली स्किन के लिए ले लिया, नॉर्मल ऑयल ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन देख के ले लिया। सेकेंडली होता है कि आप मार्केट में जाते हैं, आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए क्रीम चूज करते हैं, आप एंटी रिंकल्स की क्रीम यूज करते हैं, आप डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम चूज करते हैं फॉर ड्राइनेस, आप एक्ने के लिए अलग से क्रीम यूज करते हैं, आप इवन कई बार आपने मार्केट में देखा होगा फेयरनेस क्रीम्स आती हैं। तो अगर आप हाइपर पिगमेंटेशन और फेयरनेस देखें तो दो अलग अलग चीजें। जैसे हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब हो गया व्यंग, ठीक है, कि मतलब उसके फेस पे झाइयां हैं, और फेयरनेस के लिए अलग उसका जो कॉम्बिनेशन होगा या उसमें जो इंग्रेडिएंट होंगे वो थोड़े अलग होंगे। फिर आप उस
में इंग्रेडिएंट देखते हैं कि इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब ये चीजें आपको जब भी आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो आप देखते हैं उसमें हाइलुरोनिक एसिड है, रेटिनॉल है, विटामिन सी है, एसपीएफ कितना है। और यही बात अगर आप आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक की देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी हर्ब्स डली हुई हैं, उनका कितना परसेंटेज डला हुआ है। अगर डला है तो अगर वो व्हाइट कलर की है तो इट मीन्स उसमें वाटर सॉल्युबल है, मतलब उसमें अर्क डले हुए हैं। या आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोसॉल्स डले हुए हैं, स्टीम डिस्टिल्ड उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के डाला हुआ है। क्योंकि अगर हम वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो वो क्रीम का कलर भी खराब हो जाता है और उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो खत्म हो जाती है। तो ये चीजें हम जब भी कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो देखते हैं। अब रोल ऑफ कॉस्मेटिक इन पर्सनल केयर की मतलब आप क्या उसके बेनिफिट्स हैं, आप क्यों कॉस्मेटिक को यूज करना चाहते हैं पर्सनल केयर में। तो उसके उसमें यह कि कॉस्मेटिक जो है आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का मतलब कि अगर आप जब भी कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि वी शुड बी प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब क्या है कि हम देखने में अच्छे लगें। अब भगवान ने सबको एक जैसी चीजें नहीं दी हैं। किसी को कोई बहुत गोरा है, किसी का कॉम्प्लेक्शन डल है, किसी को मेलाइज्मा है, किसी को एक्ने है। बट व्हेन यू गो आउटसाइड यू फील कि आई मस्ट बी प्रेजेंटेबल। उसके लिए जब आप प्रेजेंटेबल होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। उसके लिए आप जो स्किन केयर है उसको यूज करते हैं। कई बार आपकी स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं होता तो आप स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए भी कॉस्मेटिक को यूज करते हैं। कई बार आपकी मतलब आप सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरमेंटल डैमेज से अपने आप को बचाने के लिए, एनवायरमेंटल शील्डिंग के लिए आप कॉस्मेटिक को यूज करते हैं। कई बार आपकी स्किन बहुत ड्राई होती है तो आप मॉइस्चराइजिंग करने के लिए अपनी कॉस्मेटिक को यूज करते हैं। कभी आपको अपने आप को पैम्परिंग करने के लिए, रिलैक्सेशन करने के लिए, जैसे कई बार आप एसेंशियल ऑयल की मसाज लेते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, तो आप कई बार अपने आप को बूस्ट पैम्परिंग करने के लिए भी कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। और कई बार आप स्किन कंसर्न जैसे कि आपको एक्ने है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कॉस्मेटिक को यूज करते हैं। कई बार आप हाइपर पिगमेंटेशन के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी आप कॉस्मेटिक को यूज करते हैं। तो कॉस्मेटिक जब भी आप कोई कॉस्मेटिक को फॉर्मुलेट करते हैं या आप कोई कॉस्मेटिक बनाना चाहते हैं तो उसके पीछे आपको क्या क्या सोचना होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च, कि आप जो भी फॉर्मुलेशन बनाएं वो सेफ और इफेक्टिव होना चाहिए। और वो सेफ और इफेक्टिव कैसे होगा उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसी है। और जब आप अपनी R&D कर लेते हैं और टेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जहां मैं मैन्युफैक्चरिंग करा रहा हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैसी है, वो सारे नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, जीएमपी सर्टिफाइड है या नहीं है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जब आप आते हैं तब आप ये सारी चीजें देखते हैं। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है उसके रूल्स रेगुलेशन है, एफडीए सारे सेफ्टी एंड लेबलिंग रूल, कि आपको कौन सा कौन कौन सी चीजें हैं जो कि सेफ है, जो आप कॉस्मेटिक में यूज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो आप एफडीए के हिसाब से कॉस्मेटिक में नहीं यूज कर सकते। उसके अलावा लेबलिंग पे आपको क्या क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, वो भी एफडीए के अकॉर्डिंग होता है। और ये रूल आयुर्वेद के अलग है। अगर आप आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक बनाते हैं तो आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक में जो भी चीजें आप यूज करते हैं वो चीजें वो होनी चाहिए, वो हर्ब्स वो होनी चाहिए जो कि आपकी बुक्स में लिखी हो, भाव प्रकाश में उनका वर्णन हो। जब तक आप वो भाव प्रकाश से ढूंढ के नहीं देंगे, एक मतलब छोटा सा एग्जांपल कि अगर आपने अपनी कोई कॉस्मेटिक बनाना है और आपने मार्केट में देखा कि रोजमेरी, और आप सोचें कि मैं रोजमेरी यूज कर लूं, तो आप रोजमेरी तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक आप उसका कोई आयुर्वेदिक बुक में वर्णन नहीं देंगे। अगर आपको आयुर्वेदिक बुक में वर्णन नहीं मिलता तो आपको रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि इज इट एन हर्बल, इट्स एन हर्ब बेस्ड, ये हर्ब है एंड वी कैन यूज इट, और ये एक किसी भी तरीके का हार्म नहीं पहुंचाती है, और ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक वर्ड में नहीं यूज करूंगी, हर्बल वर्ड यूज करूंगी, कि आपको वो रिसर्च पेपर प्रोवाइड करने पड़ेंगे तभी आपको उसका लाइसेंस मिलेगा और तभी आप ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक बना पाएंगे। तो
कुछ स्ट्रिक्ट ईयू के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन हैं इंग्रेडिएंट की और टेस्टिंग के लिए कि अगर आपको आपने कॉस्मेटिक बनाया है तो आपको उनको उनके जो आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं उन इंग्रेडिएंट की आपके पास लैब टेस्टिंग रिपोर्ट होनी चाहिए, जो भी उसकी कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होते हैं। उसके अलावा कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि अगर आप अपने कॉस्मेटिक को बाहर कहीं बेचना चाहते हैं इंडिया से बाहर, तो उसके स्टैंडर्ड अलग होते हैं। वो एफडीए जो भी जिस कंट्री में आपने बेचना है उसके अपने स्टैंडर्ड्स होंगे, उसके अपने नॉर्म्स होंगे। आपको उन सारे स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, तभी आप उस कॉस्मेटिक को इंटरनेशनली बेच सकते हैं। और बाकी फ्यूचर वाली बात है कि द फ्यूचर ऑफ कि आपको कॉस्मेटिक क्यों सीखना है या आपको कॉस्मेटिक क्यों बनाना है, तो दिस टाइम द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज इन अ बूमिंग स्टेट। कि आप कहीं पर भी कोई इंस्टाग्राम खोल लीजिए, आप फेसबुक खोल लीजिए, आप कुछ भी खोलिए, आपको हर जगह कॉस्मेटिक ही बिकता हुआ नजर आएगा। और स्पेशली वो कॉस्मेटिक जिसमें ये लोग ये कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक है, ये हर्बल कॉस्मेटिक है। मैं तो एक ही बात कहूंगी कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को छोड़ के बाकी सभी आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक बेच रहे हैं। तो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी चाहिए कि वो कॉस्मेटिक बनाएं, और कम से कम इतना बनाएं कि जिसको वो अपने क्लिनिक पर बेच सकें, जिसे वो अपनी क्लिनिक पर बेच सके। तो इतना कॉस्मेटिक होना चाहिए। उसके अलावा पर्सनलाइज्ड कॉस्मेटिक आप बना सकते हैं। ऐसा मत करो। वीडियो में तो आप पर्सनलाइज्ड कॉस्मेटिक्स बना सकते हैं, जो कि मतलब आप इंडिविजुअल के हिसाब से बना सकते हैं। कि सपोज आपने मान लीजिए शैम्पू बनाया, तो शैम्पू का आप एक बेस रेडी कर सकते हैं और उसके अंदर हर्बल काढ़ा अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर और अकॉर्डिंग टू योर इंडिविजुअल्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट्स एंड पैकेजिंग आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ आप फॉर्मुलेशन और डिलीवरी सिस्टम आजकल बड़ा अच्छा है, तो आप कहीं पर भी कुछ भी बना के भेज सकते हैं। तो जो फ्यूचर है कॉस्मेटिक का और स्किन केयर का, वो इस टाइम बहुत बूमिंग इंडस्ट्री में है। तो आप कॉस्मेटिक बनाकर किसी भी तरीके से अपने क्लिनिक को अपनी क्लाइंटेल को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से कॉस्मेटिक क्यों बनाना चाहिए, कॉस्मेटिक किस लिए ज़रूरी है, कॉस्मेटिक का क्या रोल है, मैंने बताया। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। हेलो। रविका मैम अभी स्क्रीन शेयर नहीं की है, दैट्स वाई कुछ दिख नहीं रहा। नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम। यस मैम। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्फेक्टेंट। अब आप सब लोगों ने शैम्पू यूज करते हैं आप लोग, तो शैम्पू पर आजकल बड़ा ऐड आ रहा है सल्फेट फ्री। सभी ने सुना होगा कि सल्फेट फ्री की बहुत ऐड आ रही है। और मामा मर्थ का कॉस्मेटिक है, और भी बड़ी बड़ी कंपनीज सल्फेट फ्री कॉस्मेटिक बना रही हैं, सल्फेट फ्री शैम्पूज बना रही हैं। तो वो क्या है और किस तरीके से आप उसे बना सकते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं,
मैम अब विजिबल है मैम। अब विजिबल है? यस मैम। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे सर्फेक्टेंट की, कि जितने भी हम शैम्पूज यूज करते हैं, जो भी हम यूज करते हैं, उसमें हम सर्फेक्टेंट यूज करते हैं। सबसे पहली बात कि सर्फेक्टेंट होते क्या हैं। तो सर्फेक्टेंट्स आर एमिफिलिक मॉलिक्यूल्स। एमिफिलिक मतलब होते हैं जो कि वाटर लविंग होते हैं। दे रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड्स। एंड अब अगर लिक्विड की सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, कि वो लिक्विड की सरफेस टेंशन को अगर रिड्यूस कर रहे हैं तो उससे आपको क्या बेनिफिट्स है। जब सरफेस टेंशन यानी दो लिक्विड है, उनके बीच में जब टेंशन रिड्यूस हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो स्प्रेडिंग पावर होती है वो एनहेंस हो जाती है, मतलब वो इजीली स्प्रेड कर देते हैं। और वेटिंग पावर मतलब गीला करने की पावर एनहेंस हो जाती है। और यही हमें क्लींजिंग में और वॉशिंग में चाहिए होता है, कि उसकी जो स्प्रेडिंग पावर है वो बढ़ जाए और वेटिंग पावर जो है वो बढ़ जाए। अब है किस टाइप ऑफ, अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है सर्फेक्टेंट की। तो सबसे पहली तो वही है कि डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन द टू लिक्विड्स। वेटिंग, सर्फेक्टेंट्स क्या करता है, स्प्रेडिंग बढ़ा देता है और वेटिंग बढ़ा देता है। इमल्सिफिकेशन, दे क्रिएट स्टेबल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इमल्सिफिकेशन, सर्फेक्टेंट सिर्फ शैम्पू में ही नहीं यूज होते हैं, सर्फेक्टेंट्स क्रीम्स में भी यूज होते हैं। सर्फेक्टेंट का मतलब सिर्फ झाग नहीं है, सर्फेक्टेंट्स आर इमल्सिफायर ऑल्सो। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जो दो लिक्विड्स की या ऑयल और वाटर की टेंशन को, एनी टू लिक्विड्स, इट कैन बी टू, इट कैन बी वाटर वाटर, इट कैन बी ऑयल एंड वाटर। तो कोई भी चीज जो दो लिक्विड की टेंशन को कम करती है, सरफेस टेंशन को और स्प्रेडेबिलिटी को इनहेंस करती है, वो सर्फेक्टेंट होता है। तो इमल्सिफायर ऑल्सो सर्फेक्टेंट। और उसके अलावा जो डिटर्जेंट वाली इसकी क्वालिटी है वो भी ये इंक्रीज करता है। अब इसके दो रीजन होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, पोलर होता है, और टेल जो होती है वो वाटर को रिपेल करती है। अब इम्पॉर्टेंट ये है आपके लिए, जो कि आपको पता होना चाहिए, और ये मोस्टली आप जब आपको पता होगा तो जब भी आप कोई शैम्पू की बॉटल या कोई भी सरफेक्ट क्लींजर आप लेंगे, कोई भी ऐसी चीज, चाहे वो फेस वॉश क्यों ना हो या कोई शैम्पू क्यों ना हो, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं चीज यूज कर रही हूँ, इज इट सेफ टू माई हेयर्स और टू माई स्किन, और इट इज हार्श टू माई हेयर और टू माई स्किन। बट ये है कि किसी चीज के अगर पॉजिटिव इफेक्ट हैं तो नेगेटिव भी हैं। सबसे पहले आता है एनानिक। एनानिक होता है जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और मोस्टली जितने भी शैम्पूज मार्केट में बिकते हैं वो सब एनानिक होते हैं। एनानिक मतलब नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके अंदर बहुत क्वालिटीज होती हैं। एक बार मैं जस्ट, एनोनिक सर्फेक्टेंट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, बट हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। और उसकी एक और क्वालिटी होती है कि हाई फोमिंग होता है, उसकी फोमिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इट्स अ हाई फोमिंग कैपेसिटी। और रिच एंड डेंस फोम बनाता है। उसके अलावा उसकी जो क्लींजिंग पावर होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इफेक्टिव इन क्लींजिंग मतलब जैसे ही आप वॉश करेंगे ऐसे ही आपके हेयर्स एकदम क्लीन हो जाएंगे, जितना भी उसमें डर्ट है, जो भी गंदगी है वो सब निकल जाएगा। फोर्थ जो उसकी क्वालिटी होती है, इट्स हाईली सॉल्युबल। ये पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा अगर आप सुन रहे हैं तो, कि 4 पॉइंट होते हैं व्हाई वी यूज द एनायनिक सर्फेक्टेंट। अब एनायनिक सर्फेक्टेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हर शैम्पू हर फेस वॉश में देखने को मिलेगा, दैट इज द सोडियम लॉरेल सल्फेट। कि मार्केट में जो भी कह रहे हैं सल्फेट फ्री सल्फेट फ्री, वो इसी के लिए कह रहे हैं। एक होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट, एक होता है सोडियम लॉरेट सल्फेट, SLES। तो मैक्सिमम जितने भी शैम्पूज मार्केट में हैं उसमें SLS और SLES ही डला होता है। इसीलिए लोग जो महंगे प्रोडक्ट बेचते हैं या जो अच्छी कंपनीज होती हैं जो कहती हैं कि हम हर्बल में डील करते हैं, हम ऑर्गेनिक में डील करते हैं, वो सब अपने प्रोडक्ट पे हमेशा लिखती हैं कि वी आर SLS एंड SLS ES फ्री।
कुछ लोग लिखते हैं VRSLES फ्री, सोडियम लॉरेल इथाइल सल्फेट, एंड सम आर राइटिंग कि VRSLS फ्री, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, तो दीज आर द टू मेन एनाइनिक सर्फेक्टेंट जो कि शैम्पूज में यूज होते हैं। उसके अलावा अमोनियम लॉरेल सल्फेट है जो कि डिटर्जेंट्स में, जो आपके घर के ये लिक्विड डिटर्जेंट जो आते हैं वो अमोनियम लॉरेल सल्फेट से बनते हैं। उसके अलावा सोडियम कोको सल्फेट ये ज्यादा यूज नहीं होता। तो बेसिकली दो हैं जो एनायनिक हैं, जो हर जगह यूज होते हैं। फिर सेकंड आ जाता है नॉन आयनिक। नॉन आयनिक जो होता है, नॉन आयोनिक मीन्स कि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज ऑन हेड। तो जब आप उसको यूज करते हैं, जो क्योंकि उसमें कोई आयन, वो आयनाइज, इट्स अ नॉन आयनिक, सो जब वो वाटर में जाता है तो उसमें कोई आयन नहीं होता है। नॉन आयन होने के कारण इट्स वेरी माइल्ड टू योर हेयर, इट्स वेरी माइल्ड। जो हम कहते हैं कि माइल्ड ये शैम्पू जो है इट्स वेरी माइल्ड, तो इट मीन्स उसमें नॉन आयोनिक जो है सर्फेक्टेंट डला हुआ है। नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट मोस्टली ग्लूकोसाइड्स होते हैं, लाइक डेकाइल ग्लूकोसाइड, कोको ग्लूकोसाइड। उसके अलावा सोडियम कोको आइसोथेनेट होता है, सोडियम लॉरेल सार्कोसिनेट होता है, सोडियम लॉरेल सल्फोसिनेट होता है। ये सब नॉन आयोनिक है। नॉन आयोनिक मीन्स दे हैव नो चार्ज, बट इनका प्रॉब्लम ये है कि दे हैव वेरी लेस फोमिंग। तो कुछ शैम्पूज एंड फेस वॉश जब आप यूज करते हैं तो आप ये कहते हैं कि आधी आधी बॉटल लग जाती है, बट सर साफ नहीं होता है, बिकॉज दे हैव वेरी लो इन फोम, मतलब उनकी फोमिंग कैपेसिटी कम होती है। फोम तो प्रोड्यूस होता है, क्लीनिंग भी करते हैं, बट एनानिक जैसा नहीं करते। सो दे आर वेरी माइल्ड। तो जब भी आप बच्चों के शैम्पू देखेंगे तो उनमें नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट ही डले होते हैं, उनमें आयोनिक सर्फेक्टेंट नहीं होते हैं। फिर आ जाता है केटाइनिक आर पॉजिटिवली चार्ज। वो उनका हेड पॉजिटिवली चार्ज होता है। पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण दे अट्रैक्ट टू नेगेटिव चार्ज इन हेयर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज होता है उससे वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके कारण वो क्या होता है, वो बालों में ही रहते हैं और दे आर वेरी डिफिकल्ट टू वॉश। so this makes it difficult to completely wash then from your hair, so they stay in your hair. So when they stay in your hair, उसके कारण क्या होता है कि जो हेयर they stay in your hair, it helps reduce friction between the hair, because they stay in hair, तो जो उन hairs के बीच का friction होगा वो कम हो जाएगा, जिसके कारण electrostatic charge आ जाएगा hair के अंदर। this helps hair become manageable, hair manageable हो जाएगा and helps to prevent damage। तो केटाइनिक मैंने आपको समझाया, इसीलिए समझाया कि जितने भी केटाइनिक सर्फेक्टेंट होते हैं ये सब कंडीशनर होते हैं और ये सब कंडीशनर में यूज होते हैं। तो कंडीशनर में यूज होने के कारण ये फोमिंग नहीं देते हैं, ये आपके बालों में रहेंगे, फोमिंग नहीं देंगे, बट ये बालों को मैनेजेबल बनाते हैं। मैनेजेबल मतलब कंडीशनिंग का काम करते हैं। इनके कुछ एग्जांपल हैं, सेंटोनियम क्लोराइड। आप मतलब किसी भी शैम्पू में आप देख सकते हैं कि अगर इसमें सेंट्रोनियम क्लोराइड डला है तो इट मीन्स कि ये कंडीशनिंग देगा। उसके अंदर इसके अलावा BTMS होता है, अगर BTMS डला है तो ये कंडीशनिंग देगा। इवन जब आप कंडीशनर बनाते हैं तो आप BTMS का बेस यूज करते हैं। उसके अलावा पॉलीकेंटम 7 होता है, पॉलीकेंटम 10 होता है, ये सब कंडीशनर का काम करते हैं और ये सब नॉन आयोनिक होते हैं। उसके अलावा एक जो फोर्थ क्वालिटी होती है वो एम्फोरेटिक होती है, और या ये जो ज्यूराटॉनिक लिखा है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, इनको हम सेकेंडरी सर्फेक्टेंट भी कहते हैं। ये को सर्फेक्टेंट होते हैं और ये शैम्पू की थिकनिंग को बढ़ाने का काम करते हैं, फोमिंग को बढ़ाने का काम करते हैं, और ये माइल्ड क्लिंजर होते हैं। सबसे कॉमन जो डालने को मिलता है वो कोकोबिटेन होता है। कोकोबिटेन डाले आपको हमेशा शैम्पू में डला हुआ मिलेगा। उसके अलावा CABP डाला जाता है, और जो दो कॉमन यूज करे जाते हैं वो कोकोबिटेन और CABP, ये दोनों डाले जाते हैं। ये फोमिंग को भी एनहेंस करते हैं और ये सेकेंडरी सर्फेक्टेंट की तरह काम करते हैं। ये मैंने अभी आपको बता ही दिए कि एनायनिक सर्फेक्टेंट में सोडियम लॉरेल है, लीनियर अल्काइल बेंजेन है जो कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट में यूज होता है, अल्काइल सल्फेट है जो कि क्लींजिंग प्रोडक्ट्स में यूज होता है। केटाइनिक सर्फेक्टेंट की हमने बात करी थी। केटाइनिक सर्फेक्टेंट में भी
हेयर कंडीशनिंग के लिए काम आता है, जो मैंने बताया, इम्प्रूव हेयर मैनेजेबिलिटी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। उसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट एंड फैब्रिक सॉफ्टनर में भी यूज होते हैं। जैसे आपके हेयर सॉफ्टनर के लिए हम यूज करते हैं, मैंने जो आपको एग्जांपल बताया वो सब हेयर सॉफ्टनर के थे, और बाकी जो डिटर्जेंट में यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। नॉन आयनिक भी जो मैंने आपको बताए, उसमें जो अल्कलाइल इथोएक्सलेट है वो डिटर्जेंट में यूज होता है, और फैटी एसिड एल्कोलामाइड्स जो फोम बूस्टर होते हैं। उसके अलावा ग्लूकोसाइड्स, बेसिकली हम ग्लूकोसाइड्स यूज करते हैं, और ये शैम्पू और बाथ प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। यूज ऑफ सर्फेक्टेंट इवन क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स में, डिटर्जेंट, सोप, शैम्पूस, कॉस्मेटिक में इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर, फूड इंडस्ट्री में भी इमल्सिफायर्स यूज होते हैं, वेटिंग एजेंट्स यूज होते हैं, फार्मास्यूटिकल में भी हम इनको यूज करते हैं, इवन पेस्ट में भी हम इन्हीं को यूज करते हैं। सर्फेक्टेंट में कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चले फिर। रजत? यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव। जिस तरीके से हमने अभी तक कॉस्मेटिक के बारे में बात कर रहे हैं और हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से प्रिजर्वेटिव भी कॉस्मेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिजर्वेटिव भी, कि कौन सा प्रिजर्वेटिव डालना चाहिए। आजकल काफी लोग ये लिख के में कॉस्मेटिक में स्पेशली अपने उसको बूम करने के लिए, प्रोडक्ट को बूम करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को जल्दी बेचने के लिए, कुछ लोग ये भी लिखते हैं प्रिजर्वेटिव फ्री, पैराबेन फ्री। तो ये सब क्या है, इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो प्रिजर्वेटिव, व्हाट आर प्रिजर्वेटिव, उसका पर्पस क्या है, टाइप्स क्या है, मैकेनिज्म क्या है। तो प्रिजर्वेटिव बेसिकली माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है और हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करता है। अगर हमको शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं, कई बार कुछ भी बनाते हैं, एलोवेरा लेते हैं, उसको निकालते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। इवन फ्रिज में रखने के बावजूद भी उसमें फंगस लग जाती है। तो आयुर्वेदिक, अगर आपको हर्बल कॉस्मेटिक बनाना है तो आपको प्रिजर्वेटिव के बारे में पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर्बल प्रोडक्ट्स की शेल्फ लाइफ बहुत कम होती हैं, क्योंकि हर्ब्स जो होती हैं वो रिएक्ट भी कर जाती हैं, इवन कलर भी चेंज कर देती हैं। तो इसलिए प्रिजर्वेटिव्स के बारे में जानना आपको बहुत जरूरी है। टाइप में पैराबेन है, फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर है, फिनॉक्सएथेनॉल है, इसके अलावा कुछ एक ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, जो जिनके डालने से आपको प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत भी नहीं रहती है, बट हाँ उसमें भी शेल्फ लाइफ कम रहती है। मैकेनिज्म इनहिबिट बैक्टीरियल एंड फंगल रिप्रोडक्शन, कि अगर जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि माइक्रोबियल टेस्ट, हर प्रोडक्ट का माइक्रोबियल टेस्ट भी होता है, और कॉस्मेटिक में स्पेशली माइक्रोबियल टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम प्रिजर्वेटिव डालते हैं तो ये बैक्टीरियल एंड फंगल प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को, मान लो इन केस हो भी गया है और आपने प्रिजर्वेटिव डाल दिया तो वहीं पे स्टॉप हो जाती है, उसकी रिप्रोडक्शन नहीं होती है। अब कॉमन प्रिजर्वेटिव्स क्या हैं? सबसे इंपॉर्टेंट पैराबेन, पहले आज अभी से पहले की इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला, यूज होने वाला प्रिजर्वेटिव था, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम था, वो मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन और ब्यूटाइल पैराबेन था। बट अभी कुछ कंट्रीज में इसके बहुत सारे स्किन को लेके साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, इसलिए इसको काफी कंपनीज ने बैन करने के लिए बोल दिया है। फिर है फिनॉक्सएथेनॉल, ये सबसे सेफ प्रिजर्वेटिव है, जो कि नेचुरल भी है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और नेचुरल कॉस्मेटिक्स में इसको यूज किया जाता है। तो आप, बताऊंगी मैं बहुत सारे, पर ध्यान रखें कि फिनॉक्सएथेनॉल सब सस्ता और सेफ, और बहुत ज्यादा डलता भी नहीं है, 0.5 to 1% तक ही इसको यूज किया जाता है। थर्ड है फॉर्मल्डिहाइड रिलीजर, पोटेंशियल हेल्थ कंसर्न, कि हम प्रिजर्वेटिव जब डालते हैं तो हमको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें यही है कि सम प्रिजर्वेटिव कैन कॉज स्किन इरिटेशन और एलर्जिक कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, इसीलिए पैराबेन्स को स्टॉप किया गया है, क्योंकि टेस्ट करके देखा गया है कि ये एलर्जिक
कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस करता है। एंडोक्राइन डिसरप्शन, पैराबेंस जैसे मैंने बोला मिमिकिंग हार्मोन्स है, तो इसके पे रिसर्च हो रही है। टॉक्सिसिटी, हाई कंसंट्रेशन में अगर आप डाल देंगे, क्योंकि हर प्रिजर्वेटिव की कंसंट्रेशन होती है और उतनी ही कंसंट्रेशन में उस प्रिजर्वेटिव को यूज किया जाता है। अगर आप हाई कंसंट्रेशन में डाल देंगे तो इट कैन बी टॉक्सिक्स। प्रिजर्वेटिव का भी ये है कि आजकल हम कहते हैं कि जो भी हम प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं यूएस से एफडीए अप्रूव, अगर आपको बाहर बेचना है तो यूएस से एफडीए अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेफ्टी डाटा आपके पास होना चाहिए, ईयू रेगुलेशन होने चाहिए, कॉस्मेटिक डायरेक्टिव, मतलब उसकी एक लिमिट जो डिफाइन की गई है, उतनी ही लिमिट में कंज्यूमर की सेफ्टी को देखते हुए आपको उसे यूज करना चाहिए। अब कुछ एक नेचुरल कॉस्मेटिक्स भी हैं, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक हैं, जैसे कि है एसेंशियल, कुछ एसेंशियल ऑयल हैं जिसमें टी ट्री है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, नीम ऑयल है, हनी है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे के सारे कुछ नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं। इवन ग्लिसरीन इज आल्सो नेचुरल प्रिजर्वेटिव, कि कई बार हमारे प्रोडक्ट में अगर ग्लिसरीन हो तो हम कम प्रिजर्वेटिव डालेंगे तो भी चल जाएगा। कुछ लोग आजकल ये भी कहते हैं कि हम लोग जो है विदाउट प्रिजर्वेटिव प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो एयर टाइट कंटेनर यूज करते हैं। अगर एयर टाइट कंटेनर होगा, लो ऑक्सीजन पैकेजिंग होगी, तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा। फिर आपकी फॉर्मुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपको कम से कम प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़े, मतलब उसके अंदर एसेंशियल ऑयल ये जो मैंने बताए ये होने चाहिए, या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो नेचुरल कॉस्मेटिक का काम करें, तो आपको मिनिमम कॉस्मेटिक यूज करना पड़े। फिर मिनिमाइजिंग प्रिजर्वेटिव यूज, उसके लिए जहां भी आप काम करा रहे हैं, जहां से भी आप कॉस्मेटिक बना रहे हैं, आप उस एरिया को देखिए, दैट प्रेमाइसिस शुड बी नीट एंड क्लीन। पूरा ऐसा होना चाहिए कि जहां पर कोई भी चांसेस ना हो किसी भी बैक्टीरिया या फंगस के ग्रो करने के। जीएमपी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, मींस की माइक्रोबियल कंटामिनेशन मिनिमम होना चाहिए ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिर फॉर्मुलेशन ऑप्टिमाइजेशन, आपको अपने पीएच को एडजस्ट करना चाहिए, वाटर जो होना चाहिए डीएम वाटर होना चाहिए, उसके अंदर ईडीटीए डला होना चाहिए टू इनिबिट द माइक्रोबियल ग्रोथ। पैकेजिंग, वट एवर पैकेजिंग यू आर यूजिंग, इट मस्ट बी एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, लो ऑक्सीजन पैकेजिंग होनी चाहिए। ये सेफ्टी है, ये चलिए प्रिजर्वेटिव्स के बाद वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज अ थिकनर। थिकनर क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव के बाद थिकनर्स की बात करते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि जब भी हम कोई क्लास अटेंड करते हैं, मैंने भी शुरू में बहुत ऑनलाइन क्लासेस ली, बहुत जगह से सब कुछ सीखा, बट जब हम उस प्रोडक्ट को अपने लैब में बनाना शुरू करते हैं तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली इन शैम्पू, कि जब भी हम शैम्पू बनाते हैं, फेस वॉश बनाते हैं, तो वो पतला बनता है। हम उसमें बहुत सारी चीजें डालने की कोशिश करते हैं, बट वो गाढ़ा ही नहीं हो पाता। अगर गाढ़ा होता है तो पीएच गिर जाता है, पीएच मेंटेन करते हैं तो थिकनेस कम हो जाती है। तो थिकनर का आपकी कॉस्मेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कभी कभी क्रीम भी पतली बन जाती है, लोशन बनाना है, क्रीम बनानी है तो लोशन बन जाता है, लोशन बनानी हो तो क्रीम बन जाती है। तो आपको किस प्रोडक्ट में कौन सा थिकनर डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है, कौन सा पीएच एडजस्ट करना है, वो सब पता होना चाहिए। तो थिकनर का कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब थिकनर्स, तो थिकनर्स आर एसेंशियल इन कॉस्मेटिक, दे इंप्रूव द टेक्सचर एंड स्टेबिलिटी। टेक्सचर भी इंप्रूव करते हैं और स्टेबिलिटी भी, और ओवरऑल प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को भी थिकनर इंप्रूव करते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग थिकनर्स, की थिकनर्स करते क्या है बेसिकली? विस्कोसिटी कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट थिकनर का है। they adjust the viscosity of cosmetic product. Viscosity means as I discussed about the shampoo, कि सपोज आपको शैम्पू दें, आप उसको बॉटल से निकालें और वो पानी की तरह फ्लो कर जाए, तो वो चाहे कितना भी अच्छा आपने बनाया हो, चाहे आप उसने कितनी भी अच्छी हर्ब्स डाल रखी हो, चाहे कितने भी अच्छे काढ़े यूज कर रखे हो, चाहे उसके इफेक्ट्स कितने भी अच्छे हो, बट
आपका जो भी क्लाइंट है, जो भी आपका पेशेंट है, जो भी आपका बायर है, वो उसको बार बार नहीं यूज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि जैसे मैं इसे निकालता हूँ ये सारा निकल जाता है और वो ये वेस्ट हो जाता है। तो थिकनर जो है वो विस्कोसिटी देता है। थिकनर एडजस्ट द विस्कोसिटी ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। सस्पेंशन, दे कीप द सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड्स। आपने कई बार देखा होगा कोई फेस वॉश ऐसे होते हैं जिनमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं। अगर वो फेस वॉश पतला होगा तो सस्पेंडेड पार्टिकल उसमें दिखेंगे ही नहीं और निकल जाएंगे। तो थिकनर उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को भी सस्पेंडेड फॉर्म में रखता है। फिर इमल्शन स्टेबिलिटी, जो इमल्शन है उसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ऑयल एंड वाटर की जो स्टेबिलिटी है कि पानी अलग ना जाए, ऑयल अलग ना जाए, उसको बनाए रखने के लिए भी थिकनर जरूरी है। अब टाइप ऑफ थिकनेस, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड इनऑर्गेनिक क्लेस। नेचुरल पॉलीमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो थिकनर है वो है हमारा जेंथन गम, जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, और गौर गम। ये सब एकदम नेचुरल पॉलीमर्स हैं और इनको हम बहुत यूज करते हैं। और एक आती है जेंथन गम, गौर गम, और एक पेक्टिन करके गम आती है, और कैराग्रीन करके गम आती है। दीज आर द 4 गम जिनको हम नेचुरल पॉलीमर्स के लिए यूज करते हैं। बट मैक्सिमम जो गम यूज की जाती है वो जेंथम गम यूज की जाती है। गौर गम और जेंथम गम में जेंथम गम कम चिपचिपी होती है, गौर गम ज्यादा चिपचिपी होती है। सिंथेटिक पॉलीमर्स में कार्बोमर एंड एक्रेलाइट्स यूज किए जाते हैं। कार्बोमर एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है इसको। इट इज सेफ टू योर स्किन। इवन जितने भी जेल्स हैं वो सब कार्बोमर से बनते हैं। तो ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है, बट कार्बोमर एंड एक्रेलाइट्स आर सेफ टू योर स्किन, तो एफडीए इसको अप्रूव करता है। इनऑर्गेनिक क्लेज में बहुत सारी क्लेज आती है, केओलिन आती है, बेटोनेट आती है, ठीक है, बेटोनाइट आती है, क्ले आती है। इवन आप अपना इसको जो हम आयुर्वेद में गैरिक यूज करते हैं, दैट इज द रेड क्ले, ठीक है। तो दे आर सो मेनी टाइप ऑफ क्लेज जिसको आप अपना एज अ थिकनर यूज कर सकते हैं। स्पेशली जैसे फेस वॉश हो गया, तो अगर आपको ऑयल फ्री बनाना है तो आप केओलिन क्ले यूज कर लेते हैं, इट एब्जॉर्ब द ऑयल फ्रॉम योर स्किन। आपको क्लिंजर बनाना है तो भी आप क्ले यूज कर लेते हैं। तो आप क्लेज भी यूज कर सकते हैं। फंक्शंस एनहेंसमेंट, टेक्सचर को एनहेंस करता है, लाइक क्रीम्स एंड जेल को स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है। कार्बोमर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्बोमर ही होता है, और जेंथम और बेटानाइट, ये 3 ही थिकनर हैं जो आपको अपनी वो कहते हैं युक्ति, आयुर्वेद में एक शब्द है युक्ति चिकित्सा, तो युक्ति लगा के आपको, और बाकी हम आपको बताएंगे भी कि किसमें कार्बोमर यूज करना है, किसमें जेंथम गम यूज करना है, किसमें क्ले यूज करनी है, किस किस के क्या बेनिफिट्स हैं, किसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो जब हम फॉर्मुलेशंस बता रहे होंगे तब आपको बताएंगे। बट दीज आर द 3 थिकनर्स जो आपके पास होने ही चाहिए जब भी आप अपनी कोई छोटी सी लैब लगाते हैं, या आप जब फॉर्मुलेशन रेडी करना चाह रहे हैं, तो ये दीज 3 थिकनर्स यू मस्ट हैव इन योर लैब। बेनिफिट्स अभी हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं। चैलेंज, जब भी आप कोई इनको यूज करते हैं तो आप कौन कौन से चैलेंज फील करते हैं। इंग्रेडिएंट कंपैटिबिलिटी, कुछ थिकनर्स ऐसे होते हैं, जैसे जंथन गम की मैंने बात करी, तो जंथन गम कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होती है। तो आपको जंथम गम, आप जब भी, वही मैंने अभी इससे पहले बात करी कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, हम बहुत जगह कॉस्मेटिक बनाना सीख लेते हैं, बट जब हम उसे बनाना चाहते हैं तो वो हमसे नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो हमें नहीं पता। लाइक मैंने बोला कि आप जेंथम गम जो है थिकनर है, आप जेंथम गम को यूज करके बना लें, आप उसे पानी में घोलेंगे वो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि जेंथम गम पानी में नहीं डिसॉल्व होता, जेंथम गम को आपको ग्लिसरीन में डिसॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन मिक्स द वाटर इन दैट। So this is the ingredient compatibility कि some thinkers may not mix well with the other things. Long term stability, कुछ थिकनेस ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट्स को स्टेबल ही नहीं रहने देते। पीएच सेंसिटिविटी, जैसे हम कार्बोपल की बात कर रहे हैं, कार्बोमर की बात कर रहे हैं, तो एक कार्बोमर 940 आता है जिसका हम जेल बनाते हैं। उसकी क्या प्रॉब्लम है कि वो पीएच 6 से नीचे, जैसे ही आपकी पीएच 6 से नीचे जाएगी वो वाटर धीरे धीरे
वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। पीएच 7 से ऊपर जाएगी तो भी उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि एक बार हमें एक जेल बनाना था और जैसे ही हम उसमें वाटर सॉल्युबल एक्सट्रैक्ट डालते थे, लाइक मैंने नाक केसर, माजूफल, किसी का भी एक्सट्रैक्ट डाला तो उनकी पीएच जो होती थी कम हो जाती थी। जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि हमने वेजाइनल जेल बनाना है, तो वेजाइनल जेल में आपको पीएच कम रखनी होती है। आपने जैसे ही उसका पीएच कम करेंगे वो जेल जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जेल में रहेगा ही नहीं। तो इस तरीके से पीएच सेंसिटिविटी भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है व्हेन यू आर मेकिंग, व्हेन यू आर यूजिंग दीज थिकनर्स और व्हेन यू आर मेकिंग एनी कॉस्मेटिक। तो जब भी आप फॉर्मुलेशन करेंगे विद थिकनेस, तो आप इंग्रेडिएंट सिलेक्शन, चूज द राइट थिकनर फॉर योर प्रोडक्ट। मिक्सिंग प्रोसेस, हाँ मिक्सिंग प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक हम अभी मैं शैम्पू बना रही हूँ, तो आई एम यूजिंग एक्रेलाइट कोपॉलीमर। तो एक्रेलाइट कोपॉलीमर में जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, इट मस्ट बी वेरी स्लो। ठीक है, मिक्सिंग, उसके अलावा स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले आपको एक्रेलाइट घोलना है, आफ्टर दैट यू ऐड द ग्लूकोसाइड्स, उसके बाद आपको पीएच एडजस्टर डालना है, एंड आफ्टर दैट यू डू द स्लो प्रोसेसिंग। तो मिक्सिंग प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Testing and adjustment means you must check the pH. If pH is increasing, decrease the pH. If pH is decreasing, then increase the pH. So testing and adjustment is also very important. अभी इससे पहले हम पीएच की ही बात कर रहे थे कि आप जो भी थिकनर डाल रहे हैं प्रोडक्ट की, जब बना रहे हैं तो पीएच मेंटेन करना है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम वेजाइनल जेल बना रहे हैं, वेजाइनल वॉश बना रहे हैं, तो इन सब में जो पीएच होती है वो नेगेटिव होती है। और हम मान लीजिए हेयर जेल बना रहे हैं और वो हमने कार्बोपोल से बनाना है या कार्बोमट से बनाना है, तो पीएच 6 होगी। तो अब जब आप प्रोडक्ट, अभी मैंने एनायनिक, कैटायनिक, इन सब की बात करी, नॉन आयन की बात करी। अब कैटायनिक में पी पॉजिटिव है तो पीएच बड़ा होगा। अब पीएच ज्यादा है, आपको पीएच को एडजस्ट करना है। किसी का पीएच कम आ रहा है, आपको पीएच को बढ़ाना है। तो पीएच एडजस्टर इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पीएच को कैसे एडजस्ट करेंगे। और पीएच बैलेंस करना क्यों जरूरी है? पीएच बैलेंस करना इसलिए भी जरूरी है कि जो भी कॉस्मेटिक है, या मान लीजिए आपको स्किन के लिए कॉस्मेटिक बनाना है, तो स्किन की कॉस्मेटिक की पीएच आपको पता होनी चाहिए कि इट शुड बी बिटवीन 5.5 to 6। ठीक है, अगर आपको इंटीमेट वॉश बनाना है तो आपको पीएच पता होनी चाहिए कि इट्स 3.8 to 4.5। अगर आप मेल के लिए इंटीमेट वॉश बना रहे हैं तो पीएच कैन बी मोर। तो अब आपको पता चल गया, आपने प्रोडक्ट फॉर्मुलेट कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, बट उसका पीएच, जो पीएच आप चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है। तो हाउ विल यू मैनेज दैट पीएच, हाउ विल यू एडजस्ट दैट पीएच? सो अगर आपने पीएच को एडजस्ट नहीं किया तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमने कॉस्मेटिक बनाया बट वो थिक नहीं हो रहा। अब थिक क्यों नहीं हो रहा? तो हम देखते हैं पीएच कम थी, फिर हम उसमें उसकी पीएच को एडजस्ट करते हैं। जैसे हम पीएच एडजस्ट करते हैं, वो थिकनिंग भी आ जाती है, टेक्सचर भी आ जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो इट मीन्स द मेंटेनिंग द करेक्ट पीएच इन कॉस्मेटिक इज क्रूशियल, but it's important also. It ensure product stability and skin health. Skin health means कि अगर उसका जो पीएच हमें रिक्वायर्ड है, अगर हमने वो पीएच नहीं यूज करी, तो सपोज आपने ज्यादा पीएच का प्रोडक्ट यूज कर लिया, अल्कलाइन प्रोडक्ट ज्यादा था, उसकी पीएच 7 के आसपास थी, तो आपके स्किन पे रैश आ जाएंगे। हम कहते हैं ना कि सोप की पीएच भी आपको चेक करनी चाहिए कि सोप की पीएच क्या है। कुछ सोप जो होते हैं वेरी जेंटल टू योर फेस, उस पर कई बार कॉस्मेटिक पे लिखा भी होता है पीएच बैलेंस्ड। ठीक है, तो सम थिंग्स आर वेरी सॉफ्ट टू योर फेस। कुछ लोग कुछ कॉस्मेटिक ऐसा होता है कि स्किन को जला देता है। तो अगर आप पीएच एडजस्ट नहीं करेंगे, पीएच को चेक नहीं करेंगे, दिस इज द क्वालिटी कंट्रोल। कि जब भी हमारा नया प्रोडक्ट बनता है, हम भी जब अपना प्रोडक्ट बनाते हैं
तो जब वो प्रोडक्ट बन रहा होता है तब उसकी पीएच अलग होती है। इवन जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है तब पीएच अलग होती है। इसके अलावा जब आप उसे छोड़ते हैं अगले दिन पैकिंग करने के लिए, तब भी हमें पीएच चेक करनी चाहिए बिफोर पैकिंग द प्रोडक्ट। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पीएच एंड इट्स रोल इन कॉस्मेटिक। स्किन नेचुरल पीएच, अभी मैंने बताया कि ह्यूमन स्किन है स्लाइटली एसिडिक पीएच, इट्स अराउंड 5.5। तो जब भी आप कॉस्मेटिक बनाएं तो यू मस्ट चेक द, इसीलिए जितने भी अभी वो बिक रहे हैं फेस सीरम, वो विटामिन सी बेस्ड, तो विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड मीन्स लेस पीएच, तो इसीलिए उनका इफेक्ट आपके फेस पे अच्छा आता है, बिकॉज ह्यूमन स्किन हैज स्लाइटली एसिडिक पीएच। करेक्ट पीएच प्रिवेंट्स इंग्रेडिएंट डिग्रेडेशन, माइक्रोबियल ग्रोथ। अगर पीएच एकदम ठीक होगी तो जो रिक्वायर्ड है, अगर उतनी पीएच होगी तो प्रोडक्ट, कई बार ऐसा आपने देखा होगा ना कि प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट में हम कहते हैं ना फ्रूटी सी स्मेल आ रही है, क्यों? क्योंकि वो डिग्रेडेट हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई है, उसका पीएच खराब हो गया है, मतलब पीएच गिर गया है। हम कहते हैं ना इस प्रोडक्ट का पीएच गिर गया है, इस प्रोडक्ट का पीएच खराब हो गया है। तो करेक्ट पीएच क्या करता है? प्रिवेंट्स इंग्रेडिएंट डिग्रेडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। फिर ऑप्टिमल एफिकेसी, द राइट पीएच मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो उसमें हमने एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले हैं उनकी एफिकेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि हर इंग्रेडिएंट एक परफेक्ट पीएच पे काम करता है, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी अगर वो एक परफेक्ट पीएच पे काम करेगा। अब हम कॉमनली कौन से पीएच एडजस्टर यूज करते हैं? अब पीएच एडजस्टर में सबसे जो इंपॉर्टेंट पीएच एडजस्टर हैं वो हैं एसिडिक। अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसका पीएच ज्यादा हो गया है, मान लीजिए वो अल्कलाइन हो गया है और आपको पीएच को बैलेंस करना है, कि मान लो वो 7-8 पहुंच गया है और आपको पीएच को कम करना है, तो आप एसिडिक पीएच एडजस्टर यूज करेंगे। एसिडिक पीएच एडजस्टर में सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, मैलिक एसिड, ये 3 एसिड यूज करे जाते हैं, बट यूजुअली हम सिट्रिक एसिड ही यूज करते हैं। कई बार आप फेस के लिए कुछ बना रहे हैं सिरम, कहते हैं ना लैक्टिक एसिड बेस्ड सिरम, इसमें लैक्टिक एसिड डला हुआ है, तो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है? आपके पीएच को भी एडजस्ट कर रहा है, आपकी फेस को भी ठीक कर रहा है। तो इसलिए अगर आप कोई फेस का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप सिट्रिक की जगह लैक्टिक एसिड यूज कर लीजिए। लैक्टिक एसिड आपके पीएच को भी एडजस्ट करेगा और आपकी फेस के लिए भी अच्छा है। बट अगर आप प्रोडक्ट में लिख रहे हैं नेचुरल, तो आप सिट्रिक एसिड यूज करिए, क्योंकि सिट्रिक एसिड एक नेचुरल एसिड है जो कि सिट्रस फ्रूट से हम डिराइव करते हैं। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको हम, ये आपकी पीएच को बढ़ाता है। अगर मान लीजिए आपका प्रोडक्ट एसिडिक है, आपकी पीएच को मेंटेन करना है, तो आप उसमें बेस डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हैंडल करने के लिए केयरफुली हैंडल करना होता है। उसका 20% या 30% का पहले आप लोशन बनाएंगे। 30% 20%, वैसे तो 20% ही यूज करना चाहिए। 20% मतलब अगर मान लीजिए आपको 100 ml बनाना है तो 100 ml में 20 ग्राम आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे और 180 ml वाटर डाल के उसको 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। फिर आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप यूज करेंगे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा आप टीईए, ट्राई इथेनॉल अमाइन, टीईए भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सेफ बेस, कि अगर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हैंडल करने में, क्योंकि इट्स अ कास्टिक इन नेचर, तो इसकी हैंडलिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो हम इनको अवॉइड करके टीईए यूज कर लेते हैं। बट कई जगह पे टीईए से रिजल्ट नहीं मिलता है, वो मतलब स्पेसिफाई किया जाता है कि वहां पर आपको टीईए नहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करना है, तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। और लैक्टिक एसिड मैंने बताया, ये भी एक नेचुरली अकरिंग अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, जो कि एक्सफोलेशन, आपने आजकल मार्केट में फेस वॉश देखे होंगे, उसमें लिखा होगा AHA एक्सफोलेटर, वो कुछ नहीं है, इट्स एन लैक्टिक एसिड। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड को आप
एडजस्टर की तरह भी यूज कर सकते हैं और एक्सफोलेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, AHA। ठीक है, तो जितने भी मार्केट में AHA करके मिल रहे हैं वो कुछ नहीं है, लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड इज अ वेरी लेस, मतलब बहुत सस्ता रॉ मटेरियल है, तो उसको डालकर आप पीएच भी एडजस्ट कर लेंगे और अपने कॉस्मेटिक को AHA वाला भी फेस वॉश बता सकते हैं। इसमें भी वही है कि जब भी आप अपना पीएच चूज करेंगे तो किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ingredient compatibility, choose an adjuster that doesn't react negatively with other ingredients, target pH, select an adjuster that can accurately achieve the desired pH। जो pH आपकी desired है, जैसे मैंने इसी में बताया आपको, जो ये इंग्रेडिएंट कंपैटिबिलिटी वाली बात हो रही है कि कार्बोमर जो हम यूज करते हैं और हमको जेल बनाना होता है, इन दैट केस हम सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज करते, उसके केस में हम TEA यूज करते हैं। बट जब हमें शैम्पू बना के एक्रिलाइट को पॉलीमर यूज करना होता है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एज अ बेस यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पर कौन सा बेस यूज करना है। फिर सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी तो आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे हैं तो सेफ्टी और टॉक्सिसिटी का ध्यान आपको रखना ही है। पीएच, बैलेंसिंग पीएच फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इनिशियल, हाँ, इसमें आपको कैसे करना है, इकट्ठा एकदम नहीं डाल देना है। इनिशियल मेजरमेंट, एक्यूरेटली मेजर द स्टार्टिंग पीएच ऑफ द फॉर्मुलेशन। जब भी आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाई है तो पहले उसकी पीएच को आप पहले नाप लेंगे कि इसका पीएच कितना है, स्टार्टिंग पीएच। उसके बाद आप ग्रेजुअल एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब आप ड्रॉपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे। इसके लिए हम सबसे अच्छा करते हैं कि जब भी हमको कोई फॉर्मुलेशन रेडी करनी होती है तो उससे पहले हम R&D करके अपनी डोज देख लेते हैं कि अगर हमने 100 ग्राम क्रीम बनाई है तो हमारी कितनी, उसके लिए आपका पिपेट होना चाहिए जिससे आप मेजर कर सके कि आपने कितना ml या माइक्रो ml पीएच एडजस्टर डाला है, जिसको आप आगे कैलकुलेट कर सके। या आप जब भी डालें तो धीरे धीरे करके डालें, जब आप बड़ा बैच डालेंगे तब आपको छोटे बैच में R&D करके पूरी कैलकुलेशन लिख लेनी पड़ेगी, जिससे अब जब नेक्स्ट बैच डालें तो आप, बट कोशिश यही करें कि मान लीजिए आपने फर्स्ट बैच में, मान लीजिए आपने 1 किलो का बैच डाला था, 1 किलो के बैच में आपका 5 ग्राम डला है, तो 100 किलो में अगर आपका 500 ml डलना है, वैसे इतना नहीं डलता है, 1 ml मुश्किल से डलता है। 1 ml में मान लीजिए आपको 100 ml डलना है तो आप पहले 50 ml ही डालें, फिर धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं। एकदम कभी भी पीएच एडजस्टर को ज्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर पीएच एडजस्टर ज्यादा डल गया तो आपको पीएच मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका वो पूरा बैच खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा पीएच एडजस्टर को ग्रेजुअली ही एडजस्ट करें, एकदम एडजस्ट ना करें। ये भी है कि जब आप रेगुलेटरी एस्पेक्ट एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट, जब भी आप लेबल लगाते हैं तो लेबल पे आपको लेबलिंग पे लिखना होता है कि आपने कौन सा, आपको लिखना होता है कि आपका जो पीएच है प्रोडक्ट का कितना है, या वो जो भी हम लिखते हैं कि पीएच बैलेंस है। स्पेशली कुछ एक प्रोडक्ट होते हैं जिन पे लिखना लेबल पे जरूरी होता है। यहाँ तक जो हम अभी जितना भी डिस्कशन कर रहे थे उसमें थिकनर, पीएच, ये सब चीजें शैम्पू में तो यूज होती हैं, क्रीम्स में भी यूज होती हैं। तो अब हम क्रीम वाले पोर्शन पे आ गए। अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया था वो हमने शैम्पू, फेस वॉश, सर्फेक्टेंट के बारे में कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्रीम्स पर। क्रीम्स, लोशन, मॉइस्चराइजर, इन सब पे आ जाते हैं कि इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलती है वो चलती है इमल्सिफायर।
अब इमल्सिफायर क्या होता है? इमल्सिफायर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का, जो कि बहुत जरूरी होता है. इमल्सिफायर आर क्रूशियल इन कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन. दे ब्लेंड ऑयल्स इन वाटर एंड क्रिएटिंग स्टेबल मिक्सचर. तो आप इसी से आइडिया लगाइए कि जब भी हम कोई क्रीम बनाते हैं, लोशन बनाते हैं, मॉइस्चराइजर बनाते हैं, फेस सीरम बनाते हैं, जो भी क्रीमी चीज बनाते हैं, क्लिंजर बनाते हैं, तो उसमें दो पार्ट होते हैं. एक ऑयल पार्ट होता है और एक वाटर पार्ट होता है, और हम ऑयल और वाटर पार्ट को मिक्स करते हैं. ठीक है, ऑयल फेज, वाटर फेज, और हम उन दोनों फेज को मिक्स करते हैं, और वो दोनों फेज मिक्स होकर ही, क्योंकि अगर सिर्फ ऑयल होगा तो आप कभी भी जब क्रीम यूज करते हैं तो उसमें, तो वो तो फिर से अच्छा हम ऑयल ही लगा लें मुंह पर, फिर हमें क्रीम की क्या जरूरत है. तो क्रीम में हमेशा 60 to 70% वाटर का ही पार्ट होता है. वो वाटर आपके एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो वाटर ग्लिसरीन के फॉर्म में, रोज वाटर की फॉर्म में, मतलब 70% में कुछ पार्ट आपके एक्टिव्स का होता है, कुछ बाकी पार्ट आपके डीएम वाटर का होता है. बट इस ऑयल फेस को और वाटर फेस को जो मिक्स करता है और उसको स्टेबल रखता है, that is the emulsifier. So emulsifier are crucial in cosmetic formulation. They blend oil and water, creating stable mixture. हाँ, अब होते क्या हैं? दे आर द सरफेस एक्टिव एजेंट. दे आर नॉट सर्फेक्टेंट, दे आर द सरफेस एक्टिव एजेंट. रिड्यूस सरफेस टेंशन बिटवीन ऑयल एंड वाटर. सर्फेक्टेंट जो हमने पढ़े थे, दे रिड्यूस द, they also reduce the surface tension between two liquids. ठीक है, and emulsifier also reduce surface tension between oil and water. When their surface tension reduces, they will merge together. It means कि surfactant क्या थे? दे रिड्यूस द सरफेस टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स. तो और यहाँ पर क्या है, ये दो इमर्सिबल चीजें, ऑयल और वाटर कभी आपस में मिक्स नहीं होते, तो टू इमर्सिबल चीजें जो है, जो कि आपस में कभी मिक्स नहीं हो सकती, इमिसिबल लिक्विड्स, उनके बीच में एक स्टेबल मिक्सचर को क्रिएट करते हैं. हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक होते हैं. वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक थे, या हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक, मतलब बोथ वाटर लविंग एंड ऑयल लविंग पार्ट्स होते हैं इनके अंदर. और ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल फॉर्मुलेशन को ये बनाते हैं. अब टाइप ऑफ इमल्सिफायर भी यही है, नॉन आयनिक, एनायनिक एंड कैटायनिक. नॉन आयनिक जो होते हैं माइल्ड होते हैं, इफेक्टिव इन मैनी और एप्लीकेशन होता है. नॉन आयनिक क्लींजिंग एजेंट में होते हैं जो हमने बताया. कैटायनिक कंडीशनिंग में यूज होते हैं. बट क्रीम के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, जो कि स्लाइड में नहीं है, वो मैं आपको बाद में भी शेयर कर दूंगी. टाइप ऑफ इमल्सिफायर में एक नेचुरल इमल्सिफायर होते हैं. नेचुरल इमल्सिफायर में बीज वैक्स, कैंडिला वैक्स, कार्नुबा वैक्स, लेलोनिन, जो आप बोरोलिन यूज करते हैं उसमें लेलोनिन ही होता है. वेजिटेबल डिराइव्ड इमल्सिफायर होते हैं, जैसे ग्लिसराइल ऑलिएट होता है. उसके अलावा कुछ सेमी सिंथेटिक इमल्सिफायर होते हैं, जैसे सिट्राइल अल्कोहल है, सिट्राइल ग्लूकोसाइड है, सॉर्बिटेन ऑलिएट है, सुक्रोज एस्टर है. ये सारे के सारे इमल्सिफायर हैं. ये इनसे हम मॉइस्चराइजर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं, मेकअप का सामान बना सकते हैं, फाउंडेशन, आई शेडो, मस्कारा. इनसे हम सनस्क्रीन बना सकते हैं, यूवी प्रोटेक्शन बना सकते हैं. अब इनके बेनिफिट्स क्या हैं कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में? एक तो ये स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं, कि मान लो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कोई क्रीम आप लाए तो उसका तेल अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए. वो तब होता है जब बहुत गर्मी होती है. तब आपने कभी कभी देखा है, इवन लिपस्टिक्स में भी देखा है, कि जब बहुत गर्मी होती है तो हम आपको कहते हैं कि इसको फ्रिज में रखो, क्योंकि जो नेचुरल चीजों से बनी होंगी वो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होने लग जाती हैं, तो तब वो थोड़ी टूटने लगती है. बट तब भी उनमें से ऑयल और वाटर अलग अलग नहीं होता है. तो इट गिव्स स्टेबिलिटी टू योर प्रोडक्ट, prevent separation of oil and water. फिर texture, it create desirable texture, like cream and lotion आपको बनाना है तो it gives you desirable
टेक्सचर, इम्प्रूव डिलीवरी, एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। उनके अंदर आप एक्टिव इंग्रेडिएंट डालते हैं, अब डायरेक्ट आपको कोई कहे कि आप मुंह पे तेल लगा के घूमो तो आप नहीं लगा सकते, बट जब वो तेल उस क्रीम में डल जाता है, जैसे कुमकुम आदि तेल हम आप रात को लगा लेते हैं, बट वही अगर आपको कोई कह दे कि मैं इसको क्रीम में डाल के दे देती हूँ, तो यू प्रेफर अप्लाइंग क्रीम बेटर देन ऑन ऑयल। तो इसलिए जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसके एब्जॉर्प्शन को ये एनहेंस करता है। एनहेंस्ड अपीयरेंस, क्रिएट विजुअली अपीलिंग प्रोडक्ट्स। वही सेम बात मैंने बोली कि एक तरफ तेल रखा है और एक तरफ क्रीम रखी है, तो यू प्रेफर क्रीम रादर देन ऑयल, कि आप तेल नहीं लगाना चाहेंगे, आलमंड ऑयल को मुंह पे आप खुशी से नहीं लगाएंगे, बट आलमंड ऑयल की क्रीम को आप खुशी से लगा लेंगे, तो इट क्रिएट विजुअली अपीलिंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट टाइप क्रीम्स इससे हम बना सकते हैं जो कि स्मूथ होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी रहती है। लोशन बना सकते, अगर आपको लोशन बनाना है तो आपको टेक्सचर लाइट वेट चाहिए होता है, अगर शैम्पूज बनाना है तो सुसली चाहिए होता है, वो तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है। इमल्सिफायर इनकॉर्पोरेशन टेक्निक क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन टेक्निक के लिए कुछ नहीं करना होता है, एक तरफ वाटर फेज लेना होता है, एक तरफ ऑयल फेज लेना होता है। वाटर फेज को भी गर्म करना होता है, ऑयल फेज को भी हीटिंग फेस को, दोनों फेस को गर्म करना होता है। ये बात ध्यान रखनी होती है जब आप शुरू में बनाएंगे, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, हमें तो आइडिया है इसलिए हम फटाक से बना लेते हैं, आपको थर्मामीटर रखना चाहिए कि जो दोनों का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि एक बहुत गर्म हो एक ठंडा हो, अगर आप गर्म और ठंडा मिक्स कर देंगे तो इमल्सिफायर नहीं बनेगा, फिर आप हमें फोन करेंगे कि क्रीम नहीं बनी, क्यों? क्योंकि इमल्सिफिकेशन ही नहीं होगा। तो इमल्सिफिकेशन होने के लिए दोनों का सेम टेम्परेचर पे होना जरूरी है। तो हमने जो हीटिंग लिखी है, तो हीटिंग में आपका टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। तो आप ऑयल फेज और वाटर फेज को गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद दोनों को मिक्स करेंगे, कंबाइन ऑल कंपोनेंट्स, बट मिक्सिंग स्लोली करेंगे और स्टरिंग करते जाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए ऑयल फेज लिया, ये वाटर फेज है, तो आप स्टरिंग करते जाएं और उसको डालते जाएं, स्टरिंग करते जाएं और डालते जाएं, और स्टरिंग करते करते फिर आप स्टरिंग करते जाएंगे और फिर उसको ठंडा, स्टरिंग करते करते उसको ठंडा करेंगे। ठंडा जब आप करेंगे तो वो कूल हो जाएगा, और ठंडा होके कई बार ऐसा होता है जब आप स्टरिंग कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि क्रीम नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि वो आपको वाटरी दिखता है, बट जैसे ही वो ठंडा होता जाता है वो थिक होता जाता है, और थिक होके आपका वो क्रीम में कन्वर्ट हो जाता है। बट इन केस नहीं आपका क्रीम में कन्वर्ट होता, और तो आपको जो मैंने थिकनर वाली बात बताई थी, यू कैन यूज अ थिकनर। तो पर थिकनर में क्या प्रॉब्लम है कि थिकनर आप ठंडे फेज में, जब वो ठंडा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि ये क्रीम नहीं बनी है, तो आपको थिकनर को कूल फेज में डालना पड़ेगा। आप कूल फेज में कौन सा थिकनर डालना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए जब भी या तो जो हम फॉर्मुलेशन दे आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करें, नहीं तो अगर आपको अपनी R&D करनी है तो आप पहले छोटे छोटे बैच डाल के R&D करिएगा, उसके बाद ही आप बड़ा बैच डालिएगा। एमल्सिफायर स्टेबिलिटी एंड फॉर्मुलेशन चैलेंजेस, कि जब आप कोई भी बनाते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं। फेस सेपरेशन, जो कि मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा, स्टरिंग प्रॉपरली नहीं होगी, तो फेज सेपरेशन हो जाएगा, ऑयल एंड वाटर फेज अलग अलग हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको टेम्परेचर मेंटेनेंस करना है, स्टरिंग प्रॉपरली करनी है। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो कभी भी आपका फेज सेपरेशन नहीं होगा, ऑयल एंड वाटर फेज सेपरेट नहीं होंगे। माइक्रोबियल ग्रोथ कब होती है? आपने पीएच मेंटेन नहीं किया, आपने प्रोसीजर को आधा छोड़ के छोड़ दिया, आपने उसमें जो प्रिजर्वेटिव जितनी क्वांटिटी में डालना था उतना नहीं डाला, तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी, फंगल कंटेमिनेशन हो जाएगा आपके प्रोडक्ट का, ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट छोड़ दिया उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें प्रोडक्ट खराब हो गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप
क्रीम, लोशन, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, डे क्रीम, नाइट क्रीम, इन सब में इमल्सिफायर डलेगा। इन सब, ये सारे प्रोडक्ट बिना इमल्सिफायर के नहीं बनेंगे। तो आप जब भी इमल्सिफायर चूज करेंगे, जब भी कोई इमल्सिफायर लेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या बनाना है, कितनी परसेंटेज में यूज करना है, मेरे को पीएच मेंटेन करना है, मुझको क्या प्रिजर्वेटिव डालना है, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना है। स्टेप बाय स्टेप हर जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इमल्सिफायर के बाद ईवेक्स की बात करते हैं। ईवेक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिससे आप आराम से अपना कॉस्मेटिक बना सकते हैं। ये ब्लेंड ऑफ इमल्सिफायर है। इट क्रिएट स्टेबल मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। इमल्सिफायर और ईवेक्स जिसे कहते हैं, ये बहुत सस्ती भी आती है और ये एक ऐसा ब्लेंड है इमल्सिफायर्स का जिससे आप आराम से अपना कोई भी फॉर्मुलेशन रेडी कर सकते हैं। मतलब ईवेक्स, स्टेरिक एसिड, दो कंपोनेंट भी आप ले आएंगे तो आप स्क्रब बना सकते हैं, लोशन बना सकते हैं, मॉइस्चराइजर बना सकते हैं, क्रीम बना सकते हैं। इसलिए मैंने इमल्सिफायर के बाद ईवेक्स को डिस्क्राइब करने का सोचा कि मैं आपको ईवेक्स भी बताऊं कि आप ईवेक्स भी यूज कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ईवेक्स। ईवेक्स का सबसे बड़ी बात इमल्सिफिकेशन। ईवेक्स कंबाइंस ऑयल एंड वाटर और ये स्मूथ लोशन एंड क्रीम बनाती है। इट क्रिएट्स स्मूथ लोशंस एंड क्रीम। अकेली ईवेक्स भी। स्टेबिलिटी। ईवेक्स हेल्प्स प्रिजर्व द प्रोडक्ट। इट प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट। अगर मान लो आपकी कोई अपनी फॉर्मुलेशन भी है और आप चाह रहे हैं कि मेरी फॉर्मुलेशन की थिकनिंग अच्छी रहे, मेरा फॉर्मूला स्टेबल रहे, मुझे थिकनर ना डालना पड़े, मेरा टेक्सचर अच्छा रहे, तो आप अपनी उस फॉर्मुलेशन के साथ ईवेक्स को यूज कर सकते हैं। Skin conditioning. It leaves skin feeling soft and hydrated. It improves the texture and appearance. Texture enhancement. ये जो भी डिजायरेबल टेक्सचर आपको चाहिए होता है कॉस्मेटिक में, वो आपको ईवेक्स से मिल सकता है। इट कैन, क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ इमल्सिफायर्स। इसमें दो इमल्सिफायर मिलके ईवेक्स बनाई जाती है और ईवेक्स अपने आप में एक कंप्लीट इमल्सिफायर है। मतलब अगर आप सोलो इमल्सिफायर भी कहें कि सिर्फ इसी को डाल के आप अपना प्रोडक्ट बना ले, तो यू कैन मेक इट। क्रिएट डिजायरेबल टेक्सचर इन कॉस्मेटिक। इट कैन क्रिएट अ क्रीमी और स्मूथ फील। सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ईवेक्स। ईवेक्स क्या है? इट मेड फ्रॉम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। दिस इंक्लूड वेजिटेबल ऑयल एंड इमल्सिफायर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। द प्रोसेस इन्वॉल्व कंबाइनिंग इंग्रेडिएंट, देन इट इमल्सिफाइड एंड रिफाइंड। मतलब दो कोई भी हम, जैसे कि आपने सीटोसिट्राइल अल्कोहल ले लिया, बीजवैक्स ले लिया, कोई भी मतलब दो इंग्रेडिएंट लेकर हम इसको बनाते हैं। मैं कुछ एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ईवेक्स एनएफ है, उसमें सिट्राइल अल्कोहल और सिट्राइल ग्लूकोसाइड्स है, नेचुरल उसको कहा जाता है। और एक है ईवेक्स जीपी है जिसमें ग्लिसराइल स्टेरेट और पीजी 100 स्टेरेट होता है। एक ईवेक्स बीएल है जिसमें बीजवैक्स एंड लैनोलिन होता है। तो हम इसमें कुछ नहीं करते, रॉ मटेरियल को लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं और आपको दे देते हैं। इसका भी यही है, हीटिंग, मिक्सिंग एंड कूलिंग, कि आप ईवेक्स को मेल्ट करेंगे ऑयल फेस विद ऑयल फेस इंग्रेडिएंट, और दूसरी तरफ जो ईवेक्स है उसको हमेशा ऑयल फेस के इंग्रेडिएंट के साथ गर्म किया जाता है, वाटर फेस वाले इंग्रेडिएंट को अलग गर्म किया जाता है, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, स्टिरिंग करते हैं, एक स्टेबल सा इमल्शन बन जाता है, कूल कर देते हैं। कूल करने के बाद जो भी आपको एक्टिव्स डालने हैं वो डाल सकते हैं। इवन आप वाटर फेज में एक्टिव डालना चाहे वाटर फेज में डाल लीजिए। और कुछ एक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी अरोमा बहुत स्ट्रांग होती है, उड़ सकती है, तो उनको हम वाटर फेज में ना डालकर बनने के बाद डालते हैं। स्पेशली फ्रेग्रेंस, कलर्स, इन सबको आप बनने के बाद डालिए। Safety and efficacy of EVX in cosmetics. Safety testing. Extensive testing ensuring product safety. It performed to confirm non-toxic. EVX non-toxic होती है. Skin irritation. EVX is generally well tolerated. It's known for its mild nature.
और रेगुलेटरी कंप्लाइंस में ईवेक्स कंप्लाइंस विद कॉस्मेटिक रेगुलेशन, इट इंश्योर सेफ्टी एंड लीगल स्टैंडर्ड्स। तो ईवेक्स जो है सबसे सेफ, सबसे इजी, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव emulsifier है, blend of emulsifier है, which you can use in any formulation, even for scrub. ट्रेंड्स एंड इनोवेशन, ईवेक्स बेस्ड प्रोडक्ट नेचुरल कॉस्मेटिक में आते हैं, कंज्यूमर प्रेफर नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ईवेक्स अलाइंस विद दीज ट्रेंड्स, सस्टेनेबल प्रैक्टिस आर क्रूशियल, ये आराम से मिल भी जाती है, इको फ्रेंडली भी है, इनोवेटिव फॉर्मुलेशन है इसकी, आप इससे डाइवर्स एप्लीकेशन में इसको यूज कर सकते हैं। अब आपको बेस हमने बता दिया कि भाई आप जो है ईवेक्स से और या कोई भी एमल्सिफायर से एक क्रीम का बेस बना लिया। अब क्रीम का बेस बनाने के बाद आपका बेस रेडी हो गया। अब कैसे आप मार्केट में जब कॉस्मेटिक देखते हैं तो किसी का कॉस्मेटिक का टेक्सचर एकदम अच्छा होता है, किसी की कॉस्मेटिक में मॉइस्चराइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी का कॉस्मेटिक बहुत महंगा बिकता है, वो प्रमोशन ही ऐसे करते हैं, इट कंटेन्स शिया बटर, इट कंटेन्स कोको बटर, इट कंटेन्स मैंगो बटर, इट कंटेन्स कोकोनट बटर। तो व्हाट आर द बटर्स, why we use butters, why we add butters, what are the importance of butters, why we use butter? ठीक है, तो क्यों यूज करना है कॉस्मेटिक में बटर? बिना बटर के भी काम चलता है, बट नहीं, वी मस्ट यूज द बटर। सो बिफोर यूजिंग द बटर यू शुड नो what are the butters. Natural butters offer unique benefits for skin care. They are rich in vitamins and fatty acid. These nourish and protects the skin. Types of butter from cocoa to shea. सबसे पहले नेचुरल बटर, नेचुरल बटर में आता है शिया बटर, कोको बटर, मैंगो बटर, कोकम बटर, इवन ऑलिव ऑलिव बटर भी आता है। शिया बटर होता है, ये विटामिन ए एंड ई रिच होता है। शिया बटर डीपली मॉइस्चराइज, तो इसलिए आपने कितनी बहुत बार क्रीम्स में देखा होगा, इट कंटेन्स शिया बटर, इट कंटेन्स कोको बटर। कोको बटर क्या है? इट हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, कोको बटर सॉफ्ट एंड स्मूथ। तो ये आपकी मर्जी है, आप शिया भी यूज कर सकते हैं, आप कोको भी यूज कर सकते हैं। शिया और कोको की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं। तो जब भी आपको मॉइस्चराइजिंग के लिए कुछ चाहिए तो आइदर वे यू कैन यूज शिया, यू कैन यूज कोको। मैंगो बटर नो नीड्स क्विक एब्जॉर्प्शन, मैंगो बटर हाइड्रेट्स। तो एज वी नो कि मैंगो जो है वो थोड़ा सा मैंगो है, मैंगो होने के कारण उसमें विटामिन सी ज़्यादा होगा और उसका एब्जॉर्प्शन बहुत इजी होता है, बहुत लाइट वेट होता है। तो जो हमने जैसे कहा कि लोशन लाइट होना चाहिए, इवन जो आप कंडीशनर बनाते हैं, कंडीशनर में आप मैंगो बटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में आप पढ़िए कि आम की गुठली या आम का बड़ा अच्छा इफेक्ट है हेयर कंडीशनिंग में। तो मतलब ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं मैंगो बटर को कंडीशनर में डालती हूँ, कंडीशनर में डालना पसंद करती हूँ मैंगो बटर, कोकम बटर। मतलब जो भी कोकम बटर इवन आप फेस में डाल सकते हैं फेस के लिए, क्योंकि कोकम बटर में विटामिन सी होगा, लाइट वेट होगा, इजिली एब्जॉर्ब होगा। जो भी इजिली एब्जॉर्ब है, लाइट वेट है, उन सबको आप लोशंस में डाल सकते हैं। और जो भी ग्रीसी है, हैवी है, उनको आप नाइट क्रीम्स में डाल सकते हैं, बिकॉज नाइट क्रीम्स में आपकी स्किन पे लेयर चाहिए, और वो नाइट क्रीम में हेवी क्रीम्स ही चलती हैं जो कि फेस पे रहें और रात भर आपकी स्किन पे काम करें। बट जो डे के लोशंस होते हैं, जैसे सनस्क्रीन लोशन है, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये हमेशा लाइट वेट होते हैं। तो इनके अंदर हमें ऐसी चीजें डालनी चाहिए जो लाइट वेट हो, जैसे मैंगो बटर, कोको बटर। इवन जो कंडीशनर है, कंडीशनर में भी हमको ऐसे बटर्स डालने चाहिए विच आर लाइट वेट एंड विच आर गिव मोर हाइड्रेशन टू आवर हेयर्स। इवन कुछ सिंथेटिक बटर्स भी होते हैं, सिट्राइल अल्कोहल है, बिनाइल अल्कोहल है, हाइब्रिड बटर्स भी होते हैं, जो कि ब्लेंड ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक बटर्स होते हैं। इनको आप स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, सोप मेकिंग, मतलब इन मेकअप भी आजकल आपने पढ़ा होगा कि लिप बाम विद शिया बटर। इवन मैंने भी अभी लिप बाम बनाया तो उसमें मैंने कोको बटर यूज किया है, क्योंकि मैंने कोकोनट ऑयल यूज किया था। तो लिप बाम हो गया। इवन लिपस्टिक्स में लिखा होता है लिपस्टिक विद शिया बटर, तो इसलिए कि जितनी देर तक वो लिप्स पे रहेगी तो लिप्स को भी हाइड्रेशन देगी।
द मॉइस्चराइजिंग मैजिक ऑफ बटर। बटर क्या करते हैं? बटर गिव यू हाइड्रेशन, बटर क्रिएट्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर लॉकिंग मॉइस्चर को लॉक कर देता है। मॉइस्चर को मतलब स्किन, आपकी स्किन पे रिंकल्ड क्यों आते हैं, आपकी स्किन डल क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन। तो अगर आपका मॉइस्चर लॉक रहेगा तो बटर क्या करेगा? उसको लॉक कर देगा। लॉक करने के कारण मॉइस्चर लॉस नहीं होगा, सो इट गिव्स यू हाइड्रेशन। फिर रिड्यूस स्किन बैरियर रिपेयर, दे हेल्प रिपेयर डैमेज स्किन, इंप्रूव द स्ट्रक्चर। जो भी स्किन डेड होगी, क्रैक, जैसे हील्स है, आपके पैर की एड़ियां फट जाती है, क्रैक्ड हील्स, तो उसमें रिपेयरमेंट की जरूरत होती है। जब रिपेयरमेंट की जरूरत होती है तो भी हम शिया या कोको बटर डालते हैं, क्योंकि पैरों की स्किन कैसी है? बहुत थिक है, तो उसमें आपको लाइट चीजें नहीं चाहिए, तो उसमें मैंगो कोको नहीं चलेगा, उसमें शिया या कोको चलेगा, जो कि थोड़ा सा हैवी है, जो कि मैंगो और कोकम लाइट वेट है और इजीली एब्जॉर्बेबल है। तो आप कोको और शिया फुट क्रीम में डालेंगे तो लिखा ना, दे हेल्प रिपेयर डैमेज स्किन, क्योंकि बिकॉज ऑफ द क्रैक्ड स्किन डैमेज हो गई है, तो उसकी रिपेयरमेंट के लिए आपको बटर्स चाहिए होगा, इंप्रूविंग इट्स टेक्सचर। फिर रिड्यूस इन्फ्लामेशन, सब बटर्स हैव एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज ऑल्सो। Butter's role, vitamins, butter provide vitamin A and E and others. These are essential for healthy skin. फैटी एसिड भी प्रोवाइड करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह फ्री रेडिकल डैमेज को कब खत्म करता है। अगर फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करेगा तो इट विल हेल्प इन एंटी एजिंग क्रीम ऑल्सो। आप इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से पढ़ें। तो जब आप फॉर्मुलेशन देखिए, हम आपको एक फॉर्मुलेशन बता देंगे, बट आपको R&D करना आना चाहिए, आपको अपनी खुद की फॉर्मुलेशन बनाना आना चाहिए। आप अपनी खुद की फॉर्मुलेशन तभी बना पाएंगे जब आप जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। जैसे मैंने बताया एंटीऑक्सीडेंट, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि आप जितने भी बटर्स हैं उनको अपनी एंटी एजिंग क्रीम में डाल सकते हैं। एंटी एजिंग क्रीम में डालने के लिए आपका फिर सेकंड थॉट आएगा कि विच बटर में, एज आई एक्सप्लेन यू प्रीवियसली, कि जो नाइट क्रीम्स होती हैं दे आर हैवी इन नेचर। तो हैवी नेचर का मतलब है कि वी कैन यूज कोको बटर, वी कैन यूज शिया बटर, वी कैन यूज ऑलिव बटर। तो आपका फॉर्मुलेशन में बटर डिसाइड हो गया विच बटर यू शुड यूज। इस तरीके से आपको फिर पीएच सोचना है, तो आपका पीएच रेगुलेटर डिसाइड हो गया। फिर आपको इमल्सिफायर सोचना है, इमल्सिफायर कौन सा होना चाहिए वो आपका डिसाइड होगा। तो इस तरीके से आप अपनी फॉर्मुलेशन खुद रेडी कर सकते हैं। उस फॉर्मुलेशन रेडी करने के बाद कितनी परसेंटेज में आपने वो यूज करना है उसके लिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जब एक बार आपको ये फाइनलाइज हो जाएगा कि इतनी परसेंटेज में इन इन चीजों को यूज करना है, तो आफ्टर दैट जब भी कोई नई फॉर्मुलेशन बनानी होगी वो आप खुद बना पाएंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप हमसे ये जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ें, इसको सीखें, और उसके बाद अपनी खुद की फॉर्मुलेशन डेवलप करें। उस फॉर्मुलेशन में कौन कौन से एक्टिव्स डालने हैं उसमें भी विल हेल्प यू, कि ये फॉर्मुलेशन है तो ये एक्टिव्स आप डाल सकते हैं। अब उन एक्टिव्स में भी आपको ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ उसको मुझे किस रेट में बेचना है, उसको मुझे किस क्लाइंट को बेचना है, उसमें मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए, उसकी मेरी कितनी क्वांटिटी मैंने क्लाइंट को देनी है, उसके हिसाब से भी हम आपको हेल्प करेंगे और आपको फॉर्मुलेशन बनाने में आपको मदद करेंगे। मतलब हम ये चाहते हैं कि आप वो फॉर्मुलेशन खुद से रेडी करें, खुद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और खुद की फॉर्मुलेशन करें, और हम जस्ट आपको थोड़ा सा हेल्प करें। अब बटर इनकॉर्पोरेट कैसे करना है कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में? चूज हाई क्वालिटी बटर्स फॉर ऑप्शनल रिजल्ट। अब हाई क्वालिटी, हम अभी तक जितनी भी बात कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आपको रॉ मटेरियल लेना है, आपको कैसे बनाना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्या। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि जब हमें कुछ परचेज करना है तो हमें कैसे करना है, हम कैसे हमें पता चले कि वो हाई क्वालिटी बटर है। तो हाई क्वालिटी बटर के लिए हमेशा जहां से भी आप खरीदें, आप ये ध्यान रखें कि वो जो कंपनी हो वो वेल स्टैंडर्ड हो। उसके लिए हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ से आप खरीद सकते हैं। फिर जब भी आप कोई प्रोडक्ट लें तो उसका COA जरूर लें, क्वालिटी ऑफ एनालिसिस होता है, वो सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस जिसे हम COA बोलते हैं। वो जो कंपनी अच्छी होगी, अच्छे से सामान देती होगी, वो आपको हर प्रोडक्ट के साथ COA देगी। मगर जो मार्केट में ऐसे ही खरीद के, जैसे स्पेशली लोग क्या करते हैं कि तिलक बाजार जाते हैं और तिलक बाजार से जाके रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, बट तिलक बाजार से खरीद के रॉ मटेरियल में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
मैं दिल्ली वाले लोगों की बात कर रही हूँ कि जो दिल्ली में बनाते हैं, तो हमेशा आपको प्रॉपर वेंडर से सामान लेना है। जब आप सामान लेंगे तो सामान के साथ आपको उनसे सीओए मांगना है। दिस इज द सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। उसके अंदर वो सारी डिटेल होती है, वो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कब की है, एक्सपायरी कब की है, उसमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन कितना है, उसमें हैवी मेटल्स कितना है, उसका पीएच कितना है, उसमें सब कुछ लिखा होगा। तो आपको समझ आ जाएगा कि इट्स अ हाई क्वालिटी बटर फॉर गुड रिजल्ट। मेल्टिंग एंड मिक्सिंग, जेंटली मटर्स को हमेशा जेंटली मेल्ट करना है और अदर इंग्रेडिएंट्स के साथ कंबाइन करना है। कूलिंग एंड पैकेजिंग, अलाउ द मिक्सचर टू कूल। पैकेजिंग के लिए हमें उसको छोड़ना पड़ता है। इवन स्पेशली शैम्पू की, जब शैम्पू बनाते हैं तो इतना फोम आ जाता है कि आपको उसको, कि जब आप स्टरिंग करते हैं तो फोम हो जाता है, तो 2 दिन उस फोम को सबसाइड होने में लग जाता है, तो 2 दिन बाद पैकेजिंग होती है। सेम थिंग इन क्रीम। क्रीम जब आप बनाते हैं तो वो ठंडा होने में टाइम लगती है, अपने प्रॉपर शेप में आने में टाइम लगती है, टेक्सचर आने में टाइम लग जाता है। तो जब तक वो कूलिंग नहीं होगी आप उसकी प्रॉपरली पैकेजिंग नहीं कर सकते हैं। बटर वर्सटाइल, बटर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं बियॉन्ड मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्चराइजिंग के अलावा उसकी वर्सेटालिटी क्या है, ठीक है। तो लोशन, इट गिव्स अ डीप हाइड्रेशन। जब भी आप उसको लोशन में यूज करते हैं तो इट्स गिव यू डीप हाइड्रेशन। इसीलिए जितने भी मार्केट में लोशन बिक रहे हैं, दे एवरीबडी इज राइटिंग कि इट्स कोको बेस्ड, इट्स शिया बटर बेस्ड। तो वो इसीलिए कि वो डीप हाइड्रेशन देता है, बट डी ये कोई नहीं लिखता है कि वो कितनी क्वांटिटी में कितने परसेंटेज में यूज कर रहा है। तो जितनी आपको हाइड्रेशन चाहिए, जितनी मॉइस्चराइजिंग चाहिए, उतनी परसेंटेज में आप इसको यूज करते हैं। 3 से लेके 10% तक आप इसको यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली हम 3 से 5 ही परसेंट यूज करते हैं। लिप बाम, लिप बाम्स में सॉफ्टनर एंड प्रोटेक्शन, लिप बाम्स में आप 20-20 25-25% तक बटर को यूज कर सकते हैं। इवन लिप बटर्स भी आते हैं जिसमें सिर्फ बटर्स यूज किए जाते हैं। सोप, सोप्स में भी, सोप्स तो खैर बहुत हाई क्वालिटी अगर सोप होता है तभी लोग बटर यूज करते हैं, अदरवाइज पीपल आर नॉट यूजिंग बटर, बट यू कैन यूज द बटर। इवन सोप्स में जो मेल्ट एंड पोर वाले सोप आते हैं उनमें आप बटर्स यूज कर सकते हैं। और आजकल यूजुअली सभी लोग मेल्ट एंड पोर वाली टेक्निक से ही सोप बनाते हैं। अगर हमें टाइम लगा तो हम आपको एक मेल्ट एंड पोर भी सोप बनाना भी दिखा देंगे कि कैसे आप मेल्ट एंड पोर तरीके से सोप को बना सकते हैं। आई थिंक रजत, हम बाकी 3 या 4 हमारी चीजें रह गई हैं, उनको बाद में करें या आज ही करें? जी मैम, चलेगा, हम बात कर, हाँ मैम बाद में करते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी तक का मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। आप में से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वो आप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा। ग्रुप पे आप ठीक है, अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और साथ में आपको ऐप का लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। सो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट मैम। गुड नाइट।